Hello my dear students, I am Karamjeet Singh. I welcome you all Quest of Karamjeet Institute. The Quest of Karamjeet Institute चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। देखिए पिछले एक साल से लगभग एक साल होने वाला है, तो एक साल से मैं इस YouTube चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी को पढ़ा रहा हूँ कि ग्रामर कैसे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कोचिंग जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आपको फ्री में, यूँ समझो कि आपको प्रोफेशनल टाइप की इंग्लिश ही हम करवा रहे हैं, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ खुद। ऑलराइट, तो मैं खुद ही मतलब ये सारी कंटेंट खुद बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। एक पिछले टाइम से मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, शेयर कम करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि आपको जो चकाचौंध है या यूं कह लो कि जो दूसरे ट्यूटर्स हैं या जिस तरह से वो पढ़ाते हैं या ट्रेनर्स हैं, उनकी जो डिजिटल चीज़ें हैं, मैं खैर उनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट हमें जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए कहीं ना कहीं उस क्लासेस में वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अब क्या होता क्या है, जो एक्चुअल में इंग्लिश करानी चाहिए वो आपको पेड कोर्सेज में दिए जाते हैं। बट चलो हमें ये सब नहीं डिस्कस करना है, हमें अपने वर्क से मतलब है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रामर। तो अब हमें ग्रामर के बारे में सोचना है। तो चलिए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले इसको अपलोड किया था और पार्ट 2 की अब हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 चैप्टर जो है वो आपको एक समझाएगा कि कुछ ऐसे पार्ट हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमें लर्न करने चाहिए। चलिए फिर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इस पार्ट में हम लर्न करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे यूज करना है। देखिए जिस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस ये है तो उसका पैसिव ये हो जाता है। तो आई लुकिंग गुड, तो आई एम आई लुकिंग गुड किसी पर्सन ने ही तो कहा है, तो इस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज लुकिंग गुड। तो असर्टिव ये सेंटेंस हो जाएगा। इंटरोगेटिव से असर्टिव मतलब हम ये समझ रहे हैं इंटरोगेटिव टू असर्टिव कैसे सेंटेंस बनता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH। ध्यान से चीजें समझना, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन जरूर करिए। सेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इट इज़ अप टू योर नॉलेज। ऑलराइट, जो मैं इन चीज़ों में जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ वो 101% वर्क करेंगी। इन क्वेश्चंस बिगिनिंग हम ए पार्ट कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस बिगिनिंग विद WH वर्ड्स नो कंजंक्शन दैट if or whether is used instead of WH word itself function as conjunction। कहते हैं कि ये कह रहा है कि जो WH के जो क्वेश्चन होते हैं उस केस में हम ना तो कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, ना कंजंक्शन इफ करेंगे, ना वेदर करेंगे। मतलब ये भी कंजंक्शन है, इफ भी कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है और व्हाट भी कंजंक्शन है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई जो वर्ड होते हैं। तो अब डबल वर्ड को अगर हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस जैसे वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है, इंस्टेड ऑफ WH वर्ड इटसेल्फ फंक्शन एज कंजंक्शन। राइट, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, वही सेम चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। यहाँ पर इंट्रीगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव होगा। यहाँ पर आई के बाद ओ कर लेना प्लीज, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए प्लीज इसको, ठीक है। आर के बाद ओ होगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहां देखिए ही सेड टू संभावना हु आर यू, डायरेक्ट, तो मतलब हु का यूज किया है। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर ना तो दैट है, ना ही इफ है, ना ही वेदर है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर भी तो WH है, तो वेदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेदर के साथ एक और वर्ड लगता है। इस सेंटेंस में और का होना जरूरी है। कंजंक्शन अगर हम यूज करते हैं, अगर आपने कंजंक्शन का मेरा टॉपिक देखा होगा तो आप उसको देखिए, वेदर के बाद और ही लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर वेदर का यूज तो नहीं होगा, ना ही दैट का होगा, ना ही इफ का होगा। तो ये सारे सुपरफ्लूज हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम हु की बात कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं। सोनी सेड टू महिवाल व्हेन विल यू कम। ओके, सोनी आस्क्ड महिवाल व्हेन वुड हो जाएगा क्योंकि विल चेंज इनटू वुड में हो जाता है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। क्वेश्चन शेल के साथ आई और वी, ये तो मैंने आपको मॉडल में ये चीज़ मैंने क्लियर कट बता रखी है। आप
उस सेशन में जाके देखेंगे तो आपको शेल का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो सच क्वेश्चंस कैन डिनोट स्पेकुलेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑफर एंड सजेशंस। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल में। तो स्पेकुलेशन की बात करते हैं। रमेश आस्क्ड व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ एग्जाम। तो स्पेकुलेशन है, इसमें एक यूं समझो कि क्यूरियोसिटी है। रमेश आस्क्ड व्हेन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ एग्जाम, तो वुड चेंज हो जाएगा, विल की जगह पर हम क्या करेंगे, शेल की जगह पर ही के साथ हम वुड लगाएंगे ना, तो ही के साथ शेल नहीं लगता। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई और वी के साथ शेल लगता है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलती है, इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल करना है। ये मैंने आपको टेंस में भी समझा रखा है और आपको मॉडल में भी समझा रखा है। रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस आर एक्सप्रेस्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय आस्क और रिक्वायर। रिक्वेस्ट्स और एडवाइस नॉर्मली रिपोर्टेड बाय शुड। जब कभी भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है या एडवाइस देनी होती है तो हम शुड लगाते हैं। व्हाट शैल आई से मदर। अब शेल का, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेल होता है इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, शुड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जब इसको एक्टिव टू पैसिव, इसको मैं रब कर देता हूँ, यस, जब हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो यहां पर देखिए जो शेल है वो शुड में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी है कि शेल से शुड हो जाता है, विल से वुड हो जाता है, इस मे से माइट हो जाता है, कैन से कुड हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए कैन जो वर्ड है, जो कैन वर्ड है वो बेसिकली हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन जो कुड वर्ड होता है वो हम पास्ट में यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि नरेशन में कोई बात आपने रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग बोली लेकिन कुछ देर के बाद वो चीज़ एक पास्ट हो जाती है, तो यही तो मतलब है नरेशन का, राइट। तो कैन जो होता है वो कुड में चेंज हो जाता है पास्ट में। आई होप आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी पकड़ बनाती है आपकी लैंग्वेज में, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। व्हेन चॉइस इज रिक्वायर्ड नॉर्मली वेदर। देखिए अब वेदर कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर देखिए वेदर की जो चॉइस होती है, जहाँ पर आप चॉइस जैसे सेंटेंसेस होते हैं उस केस में हम वेदर यूज़ करते हैं। और आप इस बात का ख़ास ख्याल करेंगे जब कभी भी वेदर आता है, वेदर के बाद आपको और वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो जैसे शैल आई लॉक द बॉक्स और लीव इट अनलॉक्ड, शैल आई लॉक द बॉक्स और लीव इट अनलॉक्ड, राजेश सेड। तो अब देखिए राजेश सेड, अब ये एक एक्टिव है तो ये शुड में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, एंड जो और है, अब देखिए और से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर जहाँ कहीं पे भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप किसी करेक्शन करते हैं सेंटेंस की तो वो सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाता है। अब और किस कंडीशन में आता है, ऑब्वियसली हम बता रहे हैं या तो ईदर का केस आएगा, लेकिन ईदर का केस कंजंक्शन के केस में आएगा। नरेशन के केस में अगर इस तरह से आता तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वेदर का ऑप्शन जरूर होगा। एग्जामिनर आपसे वेदर और ही बुलवाना चाहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के। तो यहां पर देखिए, इसको मैं रब करता हूं, आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेना। देखिए तो इस सेंटेंस को पढ़िए, अब वेदर तो है लेकिन और तो ऑलरेडी है। अब इस सेंटेंस में एक्टिव में देखिए और है, यहां पर भी पैसिव में अगर और है तो इसका मतलब है ना तो यहां पर इफ आएगा ना ही यहां पर दैट आएगा। एग्जामिनर करता क्या है, दैट के बाद और दे देगा जो कि गलत है, इफ के बाद और दे देगा जो कि गलत है। इफ जो वर्ड है वो इंडिविजुअल काम करता है, ये चीज मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में समझाई हुई है। ओके, चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। जब हम ऑफर करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम ऑफर करते हैं तो उस केस में हम कैसे कहेंगे, देखिए शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, शी सेड टू मी, शी ऑफर्ड। अब ऑफर है तो ऑफर्ड ही वर्ड यूज करेंगे, टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। इस बात का आपने खास ध्यान करना है। चलिए, व्हेन सजेशन इन द सेंटेंस क्वेश्चन बिगिनिंग विद विल यू, वुड यू, कुड यू, ऐसे वर्ड आ जाएं तो इसके साथ इस तरह से क्वेश्चन मार्क मैं यहां पर टाइप करना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क देखते हैं। शैल वी मीट अगेन टुमारो, तो ही सेड, ही सजेस्टेड। अब यहां पर हमें सजेशन है तो विल यू, वुड यू, कुड यू आ जाए तो हमें सजेस्टेड करना है टू मीट अगेन नेक्स्ट डे। तो मतलब वहां पर जो शेल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पर इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना होता है। Such questions may express invitation, commands, request, or may be an ordinary question. The reporting verb is used according to tenor.
थीम ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस चीज़ को आप समझना जरूर, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे शी आस्क्ड वुड यू लाइक टू गो इन द होटल, शी आस्क्ड इफ़ आई वुड। अब यहाँ पर इफ़ लगेगा क्योंकि वुड का केस है, तो आपको पता है वुड वाले केस में हम लगाते हैं वुड यू लाइक टू गो टू होटल। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए इंपैरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट आप किसी को ऑर्डर देते हैं या आप उसको यूँ कहिए कि कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं। Sentences express command, order, advice, request are usually called imperative sentences. Imperative sentences have two characteristics. First, imperative sentences make a command or request. हाँ जी, पहला सेंटेंस जो होता है वो कमांड और रिक्वेस्ट करता है। सेकेंड सेंटेंस imperative sentence do not end with the question mark and mark of exclamation. तो जो भी सेंटेंस होता है imperative सेंटेंस का, वो ना तो क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पर और ना ही साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, रादर दे एंड विद अ फुल स्टॉप। जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप में होते हैं। जितनी मैंने कोचिंग लिया ना, मैंने ये चीज़ें मैंने बहुत कम लर्न की हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से फुल स्टॉप लगता है। और क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनर जो होते हैं वो इन चीज़ों को बताते नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से ग्रामर लर्न करा रहे हैं, देखिए अच्छे से अच्छा जो स्कोरर होता है, अच्छे से अच्छा जो लर्न करने वाला होता है, वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि ग्रामर जब हम कर रहे हैं, देखिए कोचिंग जब आप कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको वो उस सब्जेक्ट की सारी बारीकियां समझ लेना चाहिए। होता क्या है, फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं आप उसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में लगाइए, एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व योर यू कैन डू योर प्रैक्टिस। ओके, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोचिंग, देखिए कुछ लोगों का जो टेक्निक अच्छी होती है, जो 6 महीने के अंदर अंदर जॉब लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उनकी उन सालों साल जब उनको लगते हैं तो कहीं ना कोई कमी ज़रूर रही होगी। तो इंग्लिश में भी यही है, आप चीज़ें लर्न करिए इस तरीके से कि आपके परमानेंट माइंड में फिट हो जाए। ऑलराइट, तो इस तरह से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप लर्न करिए इसी तरह से, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको और बहुत ज़्यादा आप यूँ कहेंगे कि आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक ट्रेंड होके निकलेंगे। ऑलराइट, चलिए, यूज ऑफ चेंजिंग इंपैरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, यूज कंजंक्शन इंस्टेड ऑफ दैट। यूज कंजंक्शन आपको यूज करना है टू, यूज कंजंक्शन टू हम यूज करेंगे। यहाँ पर कोमा नहीं है। नेगेटिव कमांड्स रिक्वेस्ट आर रिपोर्टेड बाय नॉट लगेगा। जब कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके बाद नॉट लगता है, इन्फिनिटिव लगता है। नॉट टू गो, ही इज नोन टू मी, है ना, नोन टू लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए कि मैं बताता हूं, इन इनडायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेशन ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस आर यूजुअली एक्सप्रेस द वर्ब ऑफ कमांड, एडवाइस, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, verbs such as advise, ask, beg, command, encourage, threat, forbid, implore, invite, order, recommend, remind, request, tell, urge, warn, etc. are normally used to express the notion of commands, order, request and advice. We do not use say, said in such sentences. तो जब कभी भी assertive imperative sentence आते हैं तो उस केस में यही वर्ड यूज करते हैं हम उसके ऑल्टरनेट कोई और वर्ड जैसे से, सेड जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, इसको आप पॉज करके एक बार जरूर उतारिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको। इफ अ सेंटेंस कंटेन्स वर्ड लाइक प्लीज, काइंडली एटसेट्रा, these are mentioned in the indirect speech as the notion as well expressed by the reporting verb request in the such case. तो इन sentences को देखिए, इनको इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच देखिए, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, फिर डायरेक्ट देखिए, फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इस तरह से देखिए, ही सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग योर पेपर, ब्रिंग माई पेपर्स। ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर सेड टू नहीं है तो यहाँ पर टू भी हमने लगाया, कंजंक्शन टू ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉड होता है और इन्फिनेटिव यहाँ पर काम करता है। शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ जूस, शी आस्क्ड मी, अब यहाँ पर ठीक है उसने पूछा है, आस्क्ड मी टू हैव, यहाँ पर देखिए टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस। राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन प्रॉपरली, राम एडवाइज्ड
Sita to take medicines properly. She said to me, "Don't pluck the flowers." She ordered me not to pluck flowers. इस तरह के sentences में ये वाला point, ये जो हमने ये वाला जो point किया है assertive sentence, imperative sentences वाला super important है. ऐसे एग्जाम में एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं. इस चीज़ को आप पॉज करके 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, एक बार सुन लीजिए. अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना चाहिए, वैसे तो नोट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए. बट ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो चीज़ें बताई हैं. चलिए, नेगेटिव इम्पेरेटिव्स क्या होता है? नेगेटिव इम्पेरेटिव्स कमांड रिक्वेस्ट आर रिपोर्टेड बाय नॉट, वही सेम चीज़, या फॉरबिड लगता है. प्रोहिबिशंस के लिए फॉरबिड लगता है कॉमनली पैसिव के सेंटेंस में. जैसे टीचर सेड टू मी डोंट राइट ऑन द टेबल. टीचर फॉरबिड नॉट टू मी ऐसा आ जाए तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि फॉरबिड ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड होता है. द टीचर फॉरबिड मी टू राइट ऑन द टेबल. रिमेंबर, व्हेन फॉरबिड नेवर यूज नॉट. यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं. बोथ हैव नेगेटिव मीनिंग्स. ओके, तो वर्ब लाइक एडवाइस, आस्क, कमांड, बेग, इनकरेज, थ्रेट, entreat, forbid, implore, invite, order, recommend, remind, request, tell, urge, warn, require, object plus infinitive. They are required to be followed directly by the object, person addressed with preposition, the person addressed in often not to mention the direct. She said get up. She told me, him, her, us, them. अभी clear नहीं है, right? The children to go up. इस तरह के देखिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. आस्क, द वर्ब आस्क कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय डायरेक्टली बाय द इन्फिनिटिव ऑफ सम स्पेसिफिक वर्क लाइक सी, स्पीक, टॉक. जैसे ही सेड कुड आई सी रोमिला दत्ता प्लीज. ही आस्क टू सी रोमिला दत्ता. सिंपल. मोनिका सेड कुड आई स्पीक टू रोहित. मोनिका आस्क टू स्पीक टू रोहित. अब समझ में आई बात? तो इस तरह के इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर को आप देखिए किस तरह से यूज किया गया है. चलिए, बोथ आस्क एंड बेग कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय द पैसिव इन्फिनिटिव. पैसिव इन्फिनिटिव में भी कह सकते हैं, जैसे प्लीज सेंड मी टू कोल्ड एरिया. गुरी आस्क्ड और बेग्ड. गुरी आस्क्ड एंड बेग्ड अस टू सेंड. बेग्ड अस टू सेंड हिम टू अ कोल्ड एरिया. तो मतलब जिस तरह से आपको नरेशन पढ़ाया जाता है वो एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फिर उसका जो हार्ड वर्जन होता है वो आपको पेड कोर्सेज में दे दिया जाता है. तो हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट. तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था. तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. गाइज, आप एक छोटा सा आपके से मैं फर्स्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, या आपको लगता है कुछ मैंने आपको गलत पढ़ाया है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल अलग सी हैं या हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट करिए. तो मैं आपको वो सेशन दोबारा बना के आपके सामने वो समक्ष पेश होऊंगा. तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आने वाले टाइम में. कंटेंट सारा मैं इंग्लिश का ही लेके आऊँगा, डोंट वरी. बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 शुरू होने वाला है. आई मीन ग्रामर की जो सारी चीज़ें हैं वो लर्न हो जाएंगी, उसके बाद हम उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ओवरऑल चीज़ें हम लर्न करते जाएंगे. तो चलिए गाइज, आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके #द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट टाइप करना है. इस तरह से ये हैशटैग होता है और आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे. ये लोगो तो आपको नहीं दिखेगा, बट यू नो दैट कि मेरी वहाँ पर 10 के आसपास वीडियोज़ आ चुकी हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान. स्टे ट्यून्ड.